मैं नवीन कुमार गुप्ता आप सबों का स्वागत करता हूं। ये बच्चों, आज हम लोग काव्यांश या पद्यांश और गद्यांश की व्याख्या कैसे की जाती है इस पद्धति को जानेंगे। परीक्षाओं में जो प्रश्न देखे जाते हैं वह दो तरह के पूछे जाते हैं। नंबर एक, जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें लिखा रहता है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है वो है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ मैं ये बतला दूं कि ये दोनों प्रश्न, या कहिए कि दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही तरीके से लिखा जाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं इन दोनों प्रश्नों में। सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि आखिर ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं व्याख्या की, इसका उत्तर हम कैसे दें, कितने बिंदुओं में दें, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, पहली बात कि जब भी हिंदी की व्याख्या करें, खास करके कक्षा 9, 10, 11, 12 BA, MA की जो परीक्षाएं होती हैं हिंदी की, उसमें जो व्याख्या की आप करेंगे उसको लिखने का अपना एक तरीका है। इन तरीकों को अपनाया जाना अत्यावश्यक है, तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। तो कौन कौन से बिंदु होंगे? हम लोग यहाँ व्याख्या जो करेंगे वो इन 4 बिंदुओं के आधार पर करेंगे। ये 4 बिंदुएं क्या क्या हैं? पहला है संदर्भ, दूसरा है प्रसंग, तीसरा पॉइंट है व्याख्या और चौथा पॉइंट है विशेष। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि संदर्भ क्या है। संदर्भ की को सबसे पहले समझते हैं। संदर्भ को अंग्रेजी में रेफरेंस कहते हैं। यहाँ पर कहा जाए तो जिस बात की चर्चा होती है वह है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्थात वह स्रोत, उस स्रोत की जानकारी हम लोग यहाँ पर देते हैं। यहाँ हम लोग 3 बातों का ही जिक्र करेंगे। 3 के बाद चौथी बात यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। वो 3 बातें क्या क्या है, वो 3 बिंदु क्या क्या है जिसकी चर्चा संदर्भ में करनी चाहिए। पहली बात, पहला पॉइंट, कविता का शीर्षक क्या है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि कविता के कवि कौन हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन हैं। और तीसरा पॉइंट जो होगा वो, यदि वह कविता किसी खास पुस्तक से ली गई है तो हम वहाँ पर इस बात का जिक्र करेंगे कि प्रस्तुत कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है। ठीक है, इन 3 बातों के अलावा चौथा जिक्र हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, किसी भी बात का जिक्र यहाँ नहीं करेंगे। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है प्रसंग का। प्रसंग को सामान्य या एक शब्द में यदि हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो हम कह सकते हैं विषय। ठीक है, इसको इस प्रकार से समझिए कि जब आप विद्यालय में प्रधानाध्यापक को पत्र लिखते हैं, आवेदन देते हैं, तो उस वक्त आप विषय लिख करके किस संबंध में आप पत्र लिख रहे हैं उसका जिक्र करते हैं। विषय इसलिए लिखा जाता है ताकि उसको देखकर यह बात समझ में आ जाए
कि यह किससे संबंधित है या इसमें क्या कहा गया है। तो प्रसंग में भी हम लोग यही काम करते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है उस विषय को हम लोग संक्षेप में दर्शा देते हैं, ताकि देखने वाला उसे देखकर समझ जाता है कि इसमें क्या कहा गया है या नीचे भी क्या लिखा हुआ होगा। जो व्याख्या, जो विस्तारित रूप है ना, व्याख्या की गई है जिसकी, वह क्या होगा, उसमें क्या लिखा गया होगा। तो इस बात का जिक्र की जानकारी हमें प्रसंग से हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु है व्याख्या। व्याख्या क्या होती है? जो विषय है, जो कवि जो कुछ लिख रहा है उसको हम लोग यहाँ पर विस्तार रूप में समझाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? विस्तार रूप में समझाते हैं। ठीक है, ये कार्य हम लोग व्याख्या में करते हैं। कवि क्या कहना चाह रहा है उसको विस्तार रूप में समझाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, चौथा पॉइंट जो है वह है विशेष का। विशेष क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। विशेष में हम लोग कविता या प्रस्तुत पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, शब्द चयन कैसा है, भाषा कैसी है, आदि आदि बातों का जिक्र करते हैं। यदि किसी विशेष अलंकार का प्रयोग है, चाहे वह अनुप्रास हो, उत्प्रेक्षा हो, यमक हो, श्लेष हो, तो उसका जिक्र हम वहाँ पर कर देंगे। विशेष छंद का हो, चाहे दोहा हो, सोरठा हो, रोला हो, बरवे हो, गीतिका हो, हरिगीतिका हो, कवि सवैया हो, कवित्व हो, कुछ भी हो, उस बात का जिक्र कर देंगे कि यह छंद कौन सा है। ठीक है, यदि किसी विशेष प्रकार के तत्सम शब्द, तद्भव आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उसका जिक्र कर देंगे। भाषा खड़ी बोली हो, ठीक है, तो इस बात का जिक्र कर देंगे, या अन्य कोई भाषा हो से तो उस बात का भी जिक्र कर देंगे। और यानी कहा जाए कि विशेष में इन बातों का जिक्र किया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आप लोगों कक्षा 12 या 10 जो है उसमें यह व्याख्या जो है ज़्यादा अंक का नहीं रहता है, अधिकतम यह 6 अंकों का होता है। तो यहाँ पर इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि विशेष में हम लोग 3 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 2 या 3 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। कारण कि यदि 6 अंक का रहेगा तो जो भाग के प्रत्येक बिंदु में का अपना अपना अंक होता है। जैसे संदर्भ के लिए 1 अंक या 1.5 अंक का हो सकता है। ठीक है, या तो संदर्भ के लिए 1 अंक होगा या आपका क्या होगा, 1.5 अंक का होगा। ठीक है, प्रसंग के लिए 1 अंक होगा, यानी इसके लिए 1 अंक, प्रसंग के लिए 1 अंक, व्याख्या के लिए 3 अंक और विशेष के लिए 1 अंक, यानी टोटल 6 अंक इस प्रकार से रहेंगे। यदि आप संदर्भ को छोड़ देते हैं, ठीक ढंग से नहीं लिखते हैं, तो आपका ये 1 अंक जो है वह आपका कट जाएगा। ठीक है, यदि आप प्रसंगों को छोड़ देते हैं तो संभव है प्रसंग को सही ढंग से नहीं लिखते हैं तो ये 1 अंक आपको कम मिल सकता है। ठीक है, व्याख्या सही तरीके से यदि आप नहीं करते हैं तो यह अंक भी आपका कुछ कट सकता है। और यदि विशेष का अंश छोड़ देते हैं तो ये 1 अंक जो है इसमें आपका नंबर कट सकता है। तो यदि और इन चारों को यदि हम सही सही लिख देते हैं तो हमें यह पूरा का पूरा नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ इस बात का ध्यान रखें। आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ कक्षा 12 के आरोह भाग 2 से ली गई एक कविता जो कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि 2 अंतिम पंक्तियाँ ली गई हैं। हम लोग इसी की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न
यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विभलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका उत्तर हम लोग कैसे करेंगे, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले संदर्भ में आते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि संदर्भ की जो व्याख्या है, संदर्भ जो है वो कैसे लिखा जाता है। तो संदर्भ में हम लोग 3 ही बिंदु का जिक्र करते हैं। नंबर 1 कवि का नाम, कविता का शीर्षक, और तीसरी बात कि किस पुस्तक से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो दूसरा बिंदु है कि इसके रचना ये तो शीर्षक हो गया। ठीक है, अब इसका रचनाकार कौन है, इसके कवि कौन है? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इसलिए लिखा गया है कि इसके रचनाकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। एक पॉइंट यहाँ नहीं लिखा गया है, यह जो कविता है, यह जो गीत है वो निशा निमंत्रण से लिया गया है, काव्य संकलन से लिया गया है। तो आप यहाँ इस बात का भी जिक्र कर सकते हैं कि प्रस्तुत कविता निशा निमंत्रण नामक काव्य संकलन से लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया संदर्भ। चूँकि संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि 3 ही बातों का हमें जिक्र करना है, चौथी बात का जिक्र नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया संदर्भ की बात। अब आ जाइए हम लोग चलते हैं प्रसंग में। प्रसंग में क्या लिखेंगे हम लोग? प्रसंग में जो लिखा जाएगा वह यह होगा कि आपका जा कर के क्या लिखते हैं हम लोग प्रसंग में? प्रसंग में लिखते हैं कि कविता जो है में कवि क्या कहना चाह रहा है या उसका विषय क्या है। ठीक है, ताकि ये समझ में आ जाए उसे देखते ही कि किस संदर्भ में नीचे किसकी व्याख्या की गई है, क्या लिखा गया होगा, एक नज़र में ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, संक्षेप में उस बात का हम लोग प्रसंग में जिक्र कर देंगे। इसका ये जो पंक्तियाँ दी गई है, इसका प्रसंग हम लोग कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि यहाँ पर कवि ने प्रेमाभाव की स्थिति में, यहाँ पर कवि ने प्रेमाभाव की स्थिति में किसी के प्रतीक्षारत न होने के कारण हृदय में उत्पन्न होने वाली व्याकुलता का वर्णन किया है। इसको मैंने लिख दिया। अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट। ठीक है, इसको देख करके समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा गया, नीचे किसकी व्याख्या की गई है या क्या लिखा गया है, किसको विस्तारित रूप दिया गया है। ठीक है, व्याख्या में जो विषय होता है प्रसंग का, उसी का विस्तारित रूप हम लोग ये करते हैं। तो हम लोग जो है व्याख्या पर चलते हैं। व्याख्या इसकी कैसे लिखी जाएगी? इसकी व्याख्या लिखते समय जो विषय है उसको हम लोग विस्तारित रूप में समझाने का प्रयास करेंगे कि कवि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आइए उसको समझने का प्रयास, उसको समझते हैं कि कैसे इसकी व्याख्या लिखी जाएगी। हम लोग, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, कि प्रेमाभाव की स्थिति में यानी प्रेम के अभाव की स्थिति में किसी के प्रतीक्षारत नहीं होने के कारण उनका हृदय व्याकुल हो रहा है और पैरों में यह सोचकर शिथिलता आ रही है कि जब उनसे मिलने के लिए कोई व्याकुल ही नहीं है, कोई उनकी राह ही नहीं देख रहा है, तब वे किसके लिए शीघ्रता करें, घर की ओर किसके लिए भागें। ठीक है, या घर की ओर भागें। बस यही प्रश्न उनके मन को उदास कर देता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रेम की व्यापकता ही व्यक्ति को गतिशील बनाती है और प्रेम का अभाव शिथिल। हम लोग ये जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसकी प्रथम 4 पंक्तियों में देखते हैं कि प्रेम जो है व्यक्ति को गतिशील बनाता है। और अंतिम 2 पंक्ति, जो प्रस्तुत पंक्ति आपको व्याख्या करने के लिए दी गई है, वह इस बात को दर्शाता है कि यदि प्रेम का अभाव रहेगा, यानी कोई संबंधित व्यक्ति के लिए कोई व्याकुल नहीं होगा, उसकी कोई राह नहीं देख रहा होगा, तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है, शिथिल पड़ जाता है, उसके पैरों में जड़ता आ जाती है, उसकी गतिशीलता कम हो जाती है, उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। ठीक है, तो इस बात के इसलिए मैंने इसको विस्तारित रूप देते हुए अंत में भी ये लिख दिया कि संक्षेप में कहा जाए तो प्रेम की व्यापकता ही व्यक्ति को गतिशील बनाती है और प्रेम का अभाव क्या करती है, शिथिल, यानी उसमें शिथिलता ला देती है, कमी ला देती है। अब आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पर, चौथे बिंदु पर। वह चौथा बिंदु जो है वह किस चीज़ से संबंधित है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
उसको समझने का प्रयास करते हैं। विशेष, चौथा पॉइंट क्या है, विशेष का होता है। विशेष में हम लोग क्या लिखते हैं, छंद अलंकार, शब्दों के बारे में लिखते हैं कि कैसा शब्द है, भाषा कैसी है, वगैरह वगैरह। तो हम लोग प्रस्तुत जो पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन जी की, उसके बारे में क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर। मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों को इसमें 1 अंक या 1.5 अंक से 1 अंक ही इसमें मिलेगा आप लोगों को, इसके लिए, विशेष के लिए। तो आप यहाँ पर 2 से 3 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। हो सके तो बिंदुवार भी इसका उत्तर दे सकते हैं या सेंटेंस बना करके भी दे सकते हैं। क्या लिखा है मैंने कि कवि ने यथासंभव सरल शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी की एक खासियत रही कि वो उनकी रचनाएं जो है काफ़ी सरल होती थी और सरल शब्दों के माध्यम से भी वो बड़ी बड़ी बातें, एक भावपूर्ण कविता रच जाते थे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि कवि ने यथासंभव सरल शब्दों का प्रयोग किया है। आपने देखा भी कि ये जो कविता है इसमें ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। दूसरा, भाषा का प्रवाह है, यानी भाषा में भी गतिशीलता है, एक लय में बह रही है। ठीक है, मुझसे मिलने में म वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। अब अलंकार का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। अलंकार का में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है मुझसे मिलने में कौन सा ये आया है, म वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी कारण मैंने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार लिखा है। हम लोग जानते हैं कि समान वर्ण की आवृत्ति होने की स्थिति में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जब समान वर्ण, यानी वही वर्ण, एक ही वर्ण जो है एक के बाद एक क्रम से बार बार पास पास आता है, बारंबार पास पास आता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया, इसलिए मैंने लिखा कि मुझसे मिलने में कौन सा म वर्ण की 2 बार म वर्ण क्रम से आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा आपका जाकर के कहा जाए तो दूसरा चीज़ मैंने लिखा है कि इसके अलावा कौन सा अलंकार है, तो मुझसे मिलने को कौन विकल्प में प्रश्न अलंकार है। जब कविता में कौन, क्या आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न खड़ा किया जाता है, तो वहाँ प्रश्न अलंकार होता है। चूँकि यहाँ मुझसे मिलने को कौन विकल्प, कौन शब्द का प्रयोग करके प्रश्न खड़ा किया गया है कवि के द्वारा, इसलिए यहाँ प्रश्न अलंकार भी है। ठीक है, तो आज हम लोग इस बात की चर्चा किए कि हिंदी की व्याख्या कैसे की जाए, कितने बिंदुओं में की जाए, और उस पर उन बिंदुओं में, संबंधित बिंदुओं में किन किन बातों की चर्चा की जाए, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, इसको समझने का प्रयास किया। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।